तो जय हिंद दोस्तों, जीएस की स्पेशल टॉपिक हम चला रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन एग्रीकल्चर, बोले तो भारतीय कृषि। ठीक है, भारतीय कृषि ये भाई यूपीपी जो भी है, यूपीपी की जो भी वैकेंसी है, चाहे वो एसआई की हो या फिर कांस्टेबल की हो, ठीक है, या फिर आपका ये होमगार्ड जो आया है उसके लिए, इन सब के लिए इस टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, आने वाले प्रश्न। तो आइए हम इस पूरे थ्योरी को पढ़ते हैं आज के। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय कृषि का जो परिचय है इसके बारे में। ठीक है, भारतीय कृषि, उसका परिचय और नीतियां जो हैं उनके बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर का जो इंट्रोडक्शन है एंड पॉलिसीज़ हैं इनके बारे में। तो देखिए, एग्रीकल्चर बोले तो कृषि, ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एगर, जिसका अर्थ होता है खेत, एगर जिसका अर्थ होता है खेत, या फिर कह सकते हैं भूमि। ठीक है, एगर, एग्रीकल्चर का एगर जिसका अर्थ होता है खेत या भूमि, और दूसरा है कल्चरा। क्या है? कल्चरा, कल्चरा जिसका अर्थ होता है जुताई या फिर खेती, यानी भूमि पर जो खेती किया जाएगा भी उससे मिलकर ये बना है। ठीक है, जिसका कुल मतलब होता है भूमि की जुताई। कुल मतलब क्या होता है? भूमि की जुताई या फिर खेतों की खेती होता है, खेतों की खेती करना है। जो भूमि और खेती दोनों को क्या करता है? दर्शाता है। जो भूमि और खेती दोनों को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, आइए इसके पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था का क्या माना जाता है? रीढ़ माना जाता है, यानी कृषि भारत का रीढ़ कहलाती है। क्या कहलाती है? रीढ़। रीढ़ का मतलब क्या हुआ? जैसे एक शरीर है, ये शरीर अगर रीढ़ की ये हड्डी उड्डियाँ न रहे, ठीक है ना, तो ये शरीर रुकेगा नहीं, ढह जाएगा। वैसे ही इस भारतीय के जो अर्थव्यवस्था है ना, उसकी रीढ़ की तरह काम करता है कौन? कृषि। ठीक है, यह न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि उद्योगों के लिए ये कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। ये सिर्फ भोजन प्रदान नहीं करती है, ये क्या करती है? उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था में योगदान। कृषि का क्या अर्थव्यवस्था में योगदान है इसके बारे में जानते हैं। तो देश की जो जीडीपी है, देश की जो जीडीपी है, उस जीडीपी में कृषि और उससे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उसका योगदान जो है वो 18% से लेके कितना है? 20% के बीच रहता है। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था में योगदान को अगर देखा जाए तो देश की जो जीडीपी है ना, इस जीडीपी में कृषि का और उससे संबंधित जो क्षेत्र का वो 18 से 20% जीडीपी में योगदान किसका है? कृषि का है। 18 से 20% किसका योगदान है? तो कृषि का है। और जबकि यह देश के लगभग 54.6% जनसंख्या को रोजगार देती है। यह देखिए, भारत जो देश है ये बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, नंबर 1 की आबादी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इतनी बड़ी आबादी में अगर 54.6% का रोजगार कौन देता है? तो वो कृषि देता है। यानी आधा से अधिक का जो रोजगार है वो कहाँ से आ रही है? कृषि से आ रही है। ठीक है, भारतीय कृषि को मानसून का क्या कहते हैं? जुआ कहते हैं। भारतीय कृषि को मानसून का क्या कहते हैं? जुआ कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं? क्योंकि मानसून पर निर्भर क्षेत्र कितना है? 55%। सिंचाई क्षेत्र लगभग कितना है? 45%। अब देखिए, मानसून पर यहाँ की कृषि कितना % डिपेंड है? तो है 55%। अब बल्कि सिंचाई क्षेत्र जहाँ है, जहाँ सिंचाई उचाई करके काम होती है, वो कितना है? 45%। इसलिए मानसून भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। अगर मानसून ख़राब हो गया या मानसून अच्छा नहीं रहा, ठीक है, तो ये 55% जो कृषि का क्षेत्र है ये बहुत ही दुविधा में डाल देगा। क्यों? क्योंकि ये मानसून पर निर्भर है। और ये सिंचाई वाले जो 45% हैं, इनको तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। फिर आता है कि राष्ट्रीय कृषि की नीति।
ठीक है, यानी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ये कौन सा है, 2000। एक पॉलिसी बनी सन 2000 में और इसकी घोषणा कब हुई, 28 जुलाई सन 2000 को। 28 जुलाई सन 2000 को एक पॉलिसी की घोषणा हुई। उस पॉलिसी का क्या नाम है, राष्ट्रीय कृषि नीति, यानी कृषि के प्रति एक पॉलिसी बनी, उसका क्या नाम है, राष्ट्रीय कृषि नीति। कब बना, तो 28 जुलाई सन 2000 को बना। कब बना, 28 जुलाई सन 2000 को बना। ठीक है, अब बात आती है कि इस कृषि नीति का जो पॉलिसी बना है इसका क्या लक्ष्य है। तो इसका क्या लक्ष्य है, तो देखिए अगले 2 दशकों के लिए, 2 दशकों का मतलब 20 साल के लिए, ठीक है, कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना है। ठीक है ना, यानी कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि प्राप्त करना है, 4% से अधिक वार्षिक, यानी हर साल में 2 दशकों के लिए बात कही गई है, 2 दशकों के लिए बात कही गई है। और कहा गया है क्या कि 4% बढ़ना है, अधिक करना है वार्षिक, यानी हर साल में वृद्धि। ठीक है ना, कृषि क्षेत्र में। आइए जानते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, यानी रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन क्या है, तो इस नीति के तहत क्या है कि सभी प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सभी क्रांतियाँ, यानी इस नीति के तहत, कौन नीति, इंद्रधनुषी क्रांति के तहत क्या होता है कि चाहे कोई डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, जो भी क्रांतियाँ हैं, कौन क्रांतियाँ, चाहे हरित हो, पीली हो, नीली हो, श्वेत हो, कौन, हरित, पीली, नीली या श्वेत, ये सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने की अवधारणा रखी। सभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने की जो अवधारणा है उसको क्या कहते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति। ये एक क्रांति है जो सभी को समाहित करती है, कौन से को, हरित को, पीली को, नीली को और श्वेत, इन सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने की अवधारणा है, किसकी, इंद्रधनुषी की। आगे लेकर चलते हैं, अगला है कृषि निर्यात नीति 2018। कृषि निर्यात नीति 2018। भाई इस कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भाई कुछ तो होना चाहिए ना। तो देखिए कृषि निर्यात को कितना, 60 अरब डॉलर से ऊपर लेकर जाना है। कृषि निर्यात को, देखिए कृषि निर्यात नीति कब बनी है, 2018 में। कब बनी 2018 में। तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या था कि जो भी कृषि निर्यात होता है, कृषि से संबंधित जो भी निर्यात होता है, उस निर्यात को कितना से ऊपर लेके जाना है, तो 60 अरब डॉलर से ऊपर लेके जाना है। अभी किसके बाज़ार को खोजना है, तो देखिए चाय हो गया, कॉफ़ी और मसालों के लिए क्या करना है, नए बाज़ार को क्या करना है, खोजना है। मतलब अभी निर्यात बढ़ाना है तो नए बाज़ार को भी खोजना पड़ेगा कि नहीं तो पहले जितना चल रहा था तो चलता ही रहेगा। अब ज़्यादा करना है तो नए बाज़ार को खोजना पड़ेगा। तो किसके नए बाज़ार को खोजना है, चाय और कॉफ़ी और मसालों के लिए तो जाना ही जाता है अपना देश। ठीक है, इनके लिए। फिर अगला क्या है, किसानों की आय दुगनी करना। इस कृषि निर्यात नीति 2018 है जो, इसके तहत तो हम लोग जान गए हैं कि 60 अरब डॉलर से ऊपर लेकर जाना है। इसके लिए हमको चाय, कॉफ़ी, मसालों के लिए नए बाज़ार खोजना पड़ेगा। आगे क्या है कि किसानों की आय को दुगनी करने, इसके बारे में भी बात आई है। क्या आई है कि इसके लिए अशोक दलवई समिति का गठन किया गया। किसानों की आय को दुगना करने के लिए भाई ऐसे थोड़ी ना दुगना कर दिया जाएगा, इसके लिए कोई समिति बनेगी कि नहीं बनेगी। तो जी भाई समिति बनी, क्या, अशोक दलवई समिति। कौन सी समिति, अशोक दलवई समिति का गठन किया गया। और इसका लक्ष्य कब था, इसका लक्ष्य वर्ष पहले सन 2022 था, यानी 2022 में ही यह लक्ष्य था कि किसान की आय को क्या करना, दुगनी करना। ठीक है, अब लेकर चलते हैं ये कृषि जनगणना।
कृषि जनगणना यानी एग्रीकल्चर सेंसस। आइए जानते हैं इसका आयोजन, कृषि जनगणना का आयोजन के बारे में जानेंगे। फिर कृषि जनगणना का इतिहास क्या कहता है, फिर कृषि जनगणना के अंतराल कितने हैं, फिर इसकी इकाई क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कृषि जनगणना के आयोजन। तो कृषि जनगणना का आयोजन जो है वो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कौन, कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कृषि जनगणना किसके द्वारा किया जाता है, कृषि मंत्रालय द्वारा, ठीक ना। वो कौन सा विभाग है, तो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं इसका इतिहास क्या है। तो भारत में पहली कृषि जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था, 1970-71 में। पहली बार कृषि जनगणना कब हुआ था, 1970-71 में, ठीक है। अब ये कितने अंतराल में होता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। हर 5 साल के बाद से कृषि जनगणना होती है, जबकि पशु जनगणना भी 5 साल में और मानव जनगणना जो होता है वो 10 साल में होती है। देखिए 2 चीज़ इसमें क्या आया है, कृषि जनगणना, ठीक है, कृषि जनगणना 5 साल के अंतराल में, पशु जनगणना भी 5 साल में, जबकि मानव जनगणना कितना है, 10 साल में होती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब कृषि जनगणना की इकाई क्या है, आइए जानते हैं। इसकी गणना की मुख्य जो इकाई है वो है परिचालन जोत। क्या है, परिचालन जोत यानी ऑपरेशनल होल्डिंग है। क्या है, ऑपरेशनल होल्डिंग है। कृषि जनगणना की मुख्य इकाई क्या है, तो है परिचालन जोत है, ठीक है। चलिए किसानों का वर्गीकरण यानी जोत के आधार पर भारत में किसानों को उनकी ज़मीन के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। भारत में किसानों को भी बांटा गया है भाई, कि कौन किसान को हम सीमांत किसान कहेंगे, किस किसान को हम लघु किसान कहेंगे, किस किसान को हम अर्ध मध्यम कहेंगे, किसको मध्यम कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सब बांटा गया है। तो आइए देखते हैं किसानों का वर्गीकरण किस तरह हुआ है। तो 5 प्रकार से हुआ है, 4 ये है और एक जो है वो यहाँ है बड़े किसान। तो देखते हैं पहला किसानों का वर्गीकरण। तो किसानों को उनकी ज़मीन के आधार पर कितने 5 वर्गों में बांटा गया है। किसान को कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला होता है सीमांत किसान। कौन होता है, सीमांत किसान, जिसे हम मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले होते हैं। मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले होते हैं। भारत में सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है। और 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कितने % हैं, तो है 68 से 70, यानी 68% से लेके 70% तक जो भी व्यक्ति हैं ना, वो क्या है, सीमांत फार्मर हैं। क्या है, सीमांत फार्मर हैं, यानी 1 हेक्टेयर से कम वाले हैं। लघु फार्मर कौन होते हैं, यानी स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो और 2 हेक्टेयर से कम हो। जिनकी खेत जो है ना, जिनकी ज़मीन जो है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, 2 हेक्टेयर से कम है, वो स्मॉल फार्मर हैं, ठीक। मध्यम, अर्ध मध्यम यानी सेमी मीडियम वो होते हैं जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और 4 हेक्टेयर से कम वाले होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अर्ध मध्यम यानी सबसे लो वाला यानी मार्जिनल वाले में है 1 से कम वाले, 1 से कम वाले जो भी है ना, वो क्या है, मार्जिनल वाले हैं। लघु किसान कौन है, जो 1 से 2 में है। अर्ध मध्यम में कौन है, जो 2 से 4 में है।
मध्यम में कौन है? जो 4 से 10 में है। और बड़े किसान वो होते हैं, बड़े किसान कौन होते हैं? जिनका कितना होता है? बड़े किसान वो होते हैं जिनका होता है 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। जिनके पास कितना होता है? 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। ठीक है, आइए जानते हैं। अब आती है बात भारत में फसलों का वर्गीकरण। भारत में फसलों का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। अब जो फसल है इनका भी वर्गीकरण किया गया है। किस किस आधार पर? तो खाद्य फसलें के आधार पर, नकदी फसलें के आधार पर, रोपड़ फसल के आधार पर, और ऐसे ही किया गया है। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं खाद्य फसल क्या होता है, तो इनके बारे में जानते हैं। यानी फूड क्रॉप्स, यानी इन फसलों का प्रयोग उत्पादक परिवार द्वारा अथवा उनके पशुओं द्वारा अथवा उनके पशुओं के भोजन के रूप में किया जाता है। यह छोटे पैमाने पर की जाती है। खाद्य फसलें, इनका प्रयोग उत्पादक परिवार द्वारा क्या होता है? यानी जो परिवार होता है ना, यानी जो फसलें बोता है वो अपने लिए, अपने पशुओं के लिए, ऐसे करके लिए वो बोता है। नकदी फसल कौन होता है? इन फसलों का उत्पादन जो होता है वो किसके लिए होता है? लाभ कमाने के लिए, यानी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे अब चाय को क्या हमेशा हम चाय खाकर थोड़ी रहते हैं, चाय पी के पूरा जीवन थोड़ी न बिताते हैं। तो इनको हम अगर बोते हैं तो कुछ अपने यूज़ के लिए रखते हैं, अब बाकी हम लोग क्या करते हैं, धन कमाने के लिए या फिर लाभ अर्जित करने के लिए इसको बेचते हैं। कॉफ़ी भी ऐसे हुआ, कपास भी ऐसे हुआ, जूट भी हो गया, फल भी ऐसे ही है। अगला है रोपड़ फसल, यानी प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है? रोपड़ फसल बड़े पैमाने पर एक व्यवसाय क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसलों के रूप में उगाई जाती है। रोपड़ फसल क्या होता है? बड़े पैमाने पर। रोपड़ फसल क्या होता है कि बड़े पैमाने पर ठीक है, एक व्यापक क्षेत्र में, एक बहुत बड़ी क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, नारियल हो गया आदि। इनमें अधिकतर जो होते हैं वो नकदी फसलों की खेती होती है। नकदी बोले तो ऐसा नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर ये कमाने के लिए ही होता है, मानो बेच कर आप कमा सकें, ऐसे वाले ही फसल इसमें होते हैं। आइए जानते हैं फसल की ऋतुएं। फसल की ऋतुएं क्या हैं, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे पहले से भी। फसल की ऋतुएं यानी क्रॉप सीजन्स। भारतीय कृषि जो है वो मानसून पर आधारित है, यानी 54% हम जो बताए थे, सॉरी हाँ वही 54-55% जो है वो आपका मानसून पर निर्भर रहता है। इसलिए इसे 3 ऋतुओं में बांटा गया है। कितने ऋतुओं में बांटा गया है? 3 ऋतुओं में। पहला क्या है? खरीफ। खरीफ की बुआई जो होती है वो जून से जुलाई में होती है। खरीफ की बुआई कब होती है? जून से जुलाई में होती है। और इसकी कटाई जो होती है वो अक्टूबर से नवंबर में होती है। खरीफ फसल कौन से होते हैं? जिनकी बुआई, यानी उनकी बुआई जून से जुलाई में हो, कटाई अक्टूबर से नवंबर में हो। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि कौन से हैं, कौन से वो फसल हैं जिनकी ऐसा होता है। तो देखिए, यह मानसून वर्षा पर निर्भर फसलें हैं। ये मानसून वर्षा यानी जून जुलाई में जानते हैं वर्षा होती है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये सब वर्षा वाला ही टाइम होता है। तो यह मानसून वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, इसमें फसलें कौन कौन से हैं? तो देखिए, जैसे धान है, चावल की खेती होती है ना वो, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, सोयाबीन है, अरहर है। ये सभी कौन कौन? धान, ठीक है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, सोयाबीन है, अरहर है। ये सभी क्या हैं? खरीफ की फसलें। इनकी बुआई जून जुलाई से होती है और कटाई जो होती है अक्टूबर नवंबर तक होती है। अगला क्या है? अगला है रबी। अगला क्या है?
रबी की फसल है। कौन सी है? रबी। रबी की जो सीजन होती है उसको हम लोग जानेंगे। इसकी टाइम जो बुआई की होती है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। रबी की बुआई कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर तक होती है और इसकी कटाई अप्रैल से जून तक हो जाती है। और इसकी कटाई कब हो जाती है? अप्रैल से जून तक हो जाती है। इसे हम शीतकालीन या ठंड की फसलें भी कहते हैं। इसे हम शीतकालीन या फिर ठंड की फसलें, रबी की फसल को हम क्या कहते हैं? ये होती है ठंड की फसलें। कौन सी होती हैं? ठंड की फसलें भी होती हैं। ठीक है, वो तो मानसूनी फसलें थी। खरीफ वाला मानसूनी था, रबी वाला ठंड था और जायद वाला गर्मी वाला फसल थी। अभी इस ठंड वाले फसल में कौन कौन सा होते हैं? इन्हें क्या कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ठंडी जलवायु रहती है और ठंडी जलवायु चाहिए, इसलिए वो ठंडी में होती है। जैसे फसलें वो कौन सी होती हैं? गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, मसूर है और बरसीम है। ये सभी जो हैं वो रबी की फसलें हैं। क्या हैं? रबी की फसलें हैं। अगला है जायद की फसलें। इसकी बुआई जो हो जाएगी वो मार्च में हो जाएगी। कब हो जाएगी? मार्च में हो जाएगी बुआई और कटाई जून में हो जाएगी। और वही जून जुलाई से खरीफ की फसल तब बुआई हो जाती है। यानी अब देखिए, यह रबी और खरीफ, क्या रबी और खरीफ के बीच में कौन से गर्मी शुष्क मौसम यानी जो गर्मी की ऋतु में उगाई जाने वाली ये फसल है। कौन सी फसल है भाई? तो ये है, देखिए, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, भिंडी हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया और पानी वाले फसलें होते हैं इसमें। ठीक है, तो कौन कौन फसलें हैं? खरबूज, तरबूज, ककड़ी, भिंडी, मूंग, उड़द और पानी वाले फसलें कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कृषि प्रणालियाँ यानी फार्मिंग जो सिस्टम होती है इसके बारे में जानेंगे। कृषि प्रणालियों के बारे में जानेंगे, फार्मिंग सिस्टम के बारे में चलिए जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका खेती करने के तरीके का विस्तृत वर्गीकरण। खेती करने का जो विस्तृत वर्गीकरण है वो आइए जानते हैं। पहला लेते हैं इसमें निर्वाह कृषि यानी सब्सिस्टेंस। निर्वाह कृषि क्या होता है? भारत में अधिकांश किसान यही करते हैं। इसमें क्या होता है कि किसान केवल अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है और बाजार में बेचने के लिए बहुत कम ही अधिशेष बचता है, यानी कम ही बचता है जो बाजार में बेचा जाता है। यानी अपने निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं या फिर सब्सिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा है गहन कृषि। गहन कृषि क्या होता है? यानी इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? यानी जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक है और ज़मीन कम होती है, जैसे पंजाब, यूपी, बिहार, वहाँ अधिक श्रम, रासायनिक खाद और मशीनों का उपयोग करके एक साल में एक ही खेत में 3 से 4 फसलें ली जाती है। एक ही खेत से एक साल में 3 से 4 फसलें ली जाती है, जैसे यूपी, बिहार ये सब हुआ, पंजाब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, यहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक है और ज़मीन क्या है? कम है। ठीक है, तो चाहते हैं यही कि कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें उगा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उससे फसल ले पाएँ। तो ये जो कृषि होती है ये गहन कृषि होती है, बहुत गहन इंटेंसिव फार्मिंग होता है। तीसरा है विस्तृत कृषि यानी एक्सटेंसिव वो हो गया जब कम ज़मीन है, जनसंख्या ज़्यादा है, 3 बार 4 बार फसल बोते हैं। अगला है एक्सटेंसिव फार्मिंग, यह कम जनसंख्या होता है और यहाँ पर जनसंख्या क्या होते हैं? कम होते हैं और क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ऐसे देश हैं कौन? जैसे अमेरिका है, कनाडा है, यहाँ पर एक्सटेंसिव कृषि होती है। क्या होती है? एक्सटेंसिव कृषि होती है। यहाँ खेत बहुत बड़े होते हैं
और सारा काम जो होती है वो बड़ी मशीनों से होता है। ठीक है, फिर अगला हम लेते हैं मिश्रित खेती। अगला क्या है बेटा? मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग। जब किसान फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करता है, पशुपालन जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी भी करता है, तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है, नोट करने की बात यह है कि मिश्रित फसल अलग है, मिश्रित फसल अलग है ये, जिसमें एक साथ दो फसलें जैसे गेहूं और सरसों उगाई जाती हैं, वो मिश्रित फसल है, लेकिन इसे मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है ना, मिश्रित फसल को आप मत इसमें चिन्हित कीजिएगा, क्योंकि मिश्रित फसल वो होती है जैसे मान लीजिए एक ही में दो दो फसल उगा देते हैं, जैसे गेहूं बोए हैं उसमें सरसों डाल दिए तो मिश्रित फसल हो गई। लेकिन यहाँ मिश्रित खेती की बात है, मिक्स्ड फार्मिंग की बात है, तो यहाँ पर होता है भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को पशुपालन करना और ऐसे भी उत्पादन होता है वो सब है। फिर अगला है झूम कृषि। झूम कृषि यानी शिफ्टिंग, झूम कल्टीवेशन। इसे कांटों और जलाओ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कांटों और जलाओ कहते हैं। जैसे जंगल को जलाकर कुछ साल खेती की जाती है, फिर जमीन छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। झूम खेती क्या होती है? काटो और जलाओ यानी स्लैश एंड बर्न कहते हैं। झूम खेती को क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जंगल को जलाकर कुछ साल खेती की जाती है और फिर ज़मीन को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अभी ऐसा कहाँ होता है? तो वो क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ जंगल को जला कर पहले ज़मीन बनाई जाती है, फिर कुछ साल खेती की जाती है, फिर खेती करके ज़मीन को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं सब। अन्य नाम क्या है? जैसे पोडू आंध्र प्रदेश में है, पामलू मणिपुर में है, दीपा छत्तीसगढ़ में, कुमारी पश्चिम घाट में है। यहाँ पर भी क्या आती है? झूम खेती होती है। यानी जंगल में ज़मीन बनाओ, खेती करो, फिर आगे बढ़ते जाओ, बनाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, फिर अगला जो आता है वो आता है अनुबंध कृषि। क्या होता है? अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है। इसमें किसान और खरीदार के बीच फसल बोने से पहले की कीमत और गुणवत्ता का समझौता हो जाता है। अनुबंध कृषि क्या होता है? यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग होता है। पहले ही हो जाता है कि भाई किसान और जो भी खरीदार होता है उनके बीच फसल बोने में ही पहले कीमत और उसकी गुणवत्ता का क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है कि इसमें इतना खेत जैसे रहता है, खेत पर ही पहले ही सट्टा लग जाता है कि इसमें इतना हज़ार चाहे इतना लाख चाहे इतना करोड़ हम लेंगे चलेंगे और इसमें आप बुआई कीजिए। तो खेती वाला अपना पैसा ले लेता है और कोई अपना फसल लगाना चाहता है तो वो क्या करता है? फसल इसमें लगाता है। अगला है शुष्क खेती। कौन सा है? शुष्क खेती। शुष्क खेती यानी ड्राई फार्मिंग। 50 सेमी से जहाँ कम वर्षा होती है वो ऐसे क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया, दक्कन का पठार हो गया, यहाँ की बात है। इसमें नमी संरक्षण तकनीकी अपनाई जाती है और फसलें लगाई जाती हैं जो वो होती है रागी है, बाजरा है और दालें हैं। ये कौन सी फसलें होती हैं? शुष्क फार्मिंग होती हैं। क्या होती हैं? शुष्क फार्मिंग होती हैं। आइए जानते हैं कृषि की कुछ शब्दावली। कृषि के कुछ शब्दावली के बारे में जानते हैं, यानी एग्रीकल्चरल टर्मिनोलॉजी, विज्ञान की शाखाएं और खेती के विशिष्ट नाम के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे? रेशम कीट पालन से है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीट पालन से है। एपी कल्चर किससे है? तो एपी मधुमक्खी पालन से है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी क्यों पालते हैं? शहद के लिए, मोम के लिए। ठीक है। वीटी कल्चर, वीटी अंगूर की खेती है। वीटी कल्चर किस से क्या होता है? अंगूर की खेती।
फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर जो होता है वो फूलों की व्यापारिक खेती से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी फ्लावर, फ्लावर फ्लावर, फूलों की व्यापारिक खेती से है। फिर है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर क्या है? ये देखिए ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की खेती, ज़मीन पर जो फैलने वाली सब्जियां हैं जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, ठीक है, इनकी कृषि को हम कहते हैं क्या? ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर, ठीक है। अगला है पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन या खेती, फलों का अध्ययन या खेती, इसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या होता है? जैसे केचुआ पालन है, केचुआ पालन बोले तो जैविक खाद के लिए, जैविक खाद के लिए क्या करते हैं? केचुआ पालन करते हैं ना, तो उसे कहते हैं वर्मी कल्चर। पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन या फिर फलों की खेती होता है। फिर है सिल्वी कल्चर, सिल्वी, 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 सिल्वी बोले तो वनों या इमारती लकड़ी के पेड़ों की खेती, ठीक है, वनों की जो खेती होती है उसके लिए, या फिर इमारत के जो लकड़ी के पेड़ों की जो खेती होती है उसको कहते हैं सिल्वी कल्चर कहते हैं। एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स क्या होता है? ये पौधों को हवा में उगाना, पौधों को हवा में उगाना बोले तो जड़ें हवा में लटकती हैं, जड़ें क्या होती हैं? हवा में लटकती हैं। ऐसे को क्या कहते हैं? एरोपोनिक्स कहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं? एरोपोनिक्स कहते हैं। यानी हवा, पौधों को हवा में उगाना, पौधों को हवा में उगाना, ये कौन सी खेती है? इसको कहते हैं एरोपोनिक्स। क्या कहते हैं? एरोपोनिक्स कहते हैं। फिर है हाइड्रोपोनिक्स, 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 हाइड्रोपोनिक्स ये एक मृदा रहित खेती है, यानी इसमें मृदा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए ये हवा में उगाने के लिए एरोपोनिक्स, और जिसमें मृदा की ज़रूरतें नहीं है वो है हाइड्रोपोनिक्स, पोनिक्स, ठीक है। इसमें पौधों को केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल में उगाना होता है, ठीक है ना। अगला है मोरी कल्चर। कौन है? मोरी कल्चर, मोरी कल्चर ये शहतूत की खेती होती है। किसकी खेती होती है? शहतूत की खेती होती है। इसमें रेशम कीट के लिए, किसके लिए? रेशम कीट के लिए, तो इसे मोरी कल्चर कहते हैं। मोरी कल्चर रेशम कीट के लिए होती है शहतूत की खेती, ठीक है। अब आइए और जानते हैं सिंचाई के बारे में। सिंचाई, इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन क्या है? आइए जानते हैं। भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत में कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है, ठीक है। इसलिए सिंचाई महत्वपूर्ण है, इसलिए सिंचाई क्या है? महत्वपूर्ण है। अब यहाँ के सिंचित जो क्षेत्र है वो क्या है? देखिए भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 48 से 50% जो भाग है वो ही क्या है? सिंचित है, ठीक है। 48 से जो 50% का भाग है वो ही क्या है? सिंचित है। अब देखिए सिंचित के साधन, सिंचाई के जो साधन है इसके बारे में जानते हैं। सिंचित के साधन, पहला है नलकूप और कुएं। कौन है? नलकूप और कुएं। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा जो साधन है लगभग 62% कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे अधिक है। क्या? नलकूप और कुएं। नलकूप से यानी बोर करा के हम लोग जो पानी चलाते हैं ना, वो 62% भाग लगभग हम लोग इसी का यूज करते हैं, नलकूप और कुएं का। फिर दूसरा नंबर पे है नहरें यानी कैनाल्स। दूसरा बड़ा जो साधन है बदले तो 24%, ठीक है ना, वो किसका है? नहरों का है। ये कहाँ पर है? तो उत्तर भारत के जो भी मैदानी इलाके हैं ना, उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर नहरों का भी यूज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर कौन सा? जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा को पानी देती है। इंदिरा गांधी नगर किसको किसको पानी देती है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान को हो गया, पंजाब को हो गया, हरियाणा को हो गया, पानी देती है इंदिरा गांधी नगर। फिर कौन सा है? तालाब, तालाब से भी सिंचाई होती है। कैसे?
जो टैंक वैंक बनाकर होती है। जैसे दक्षिण भारत के जहाँ पठारी क्षेत्र में है लगभग 3% भाग में, जहाँ की तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये सर्वाधिक है कि तालाब से सिंचाई होती है। ठीक है। फिर आधुनिक विधियाँ भी हैं कुछ सिंचाई करने के। आधुनिक विधियाँ सिंचाई करने क्या हैं? ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है। ड्रिप सिंचाई यानी यहाँ पानी सीधे जड़ों में बूंद बूंद टपकता है। ये पानी सीधे जड़ों में बूंद बूंद टपकता है। ठीक है। और ये कहाँ है? इजराइल की ये तकनीकी है, पानी की भारी बचत होती है। फिर है स्प्रिंकल यानी फव्वारे द्वारा सिंचाई असमतल भूमि के लिए अच्छी है। फिर है बांस ड्रिप सिंचाई यानी बम्बू ड्रिप इरिगेशन। कहाँ है? मेघालय की 200 साल पुरानी ये पारंपरिक विधि या पर्यावरण अनुकूल तकनीकी है। यानी आधुनिक में क्या है? ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई और बांस ड्रिप सिंचाई। ठीक है ना। तो अब लेते हैं भारत की प्रमुख फसलें, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया कौन से हैं? जैसे गेहूं है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है क्या? ट्रिटिकम एस्टिवम। ये क्या है? गेहूं की वैज्ञानिक नाम है। इसका अग्रणी जो राज्य है वो क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। यहाँ पर ये प्रमुखता है इनकी। और प्रमुख किस्में क्या हैं इसके? तो गेहूं के प्रमुख किस्में हैं सोनालिका, अर्जुन, कल्याण, सीना, पूसा बेकर, सरबती और सुमेरा आदि। ठीक है। और इसमें संबंधित जो रोग होते हैं वो क्या है? पीला रतुआ, भूरा रतुआ, खुलाकंड, सीरियल सिस्ट, निमेटोड। ठीक है। ये सब इसके रोग हैं। यानी गेहूं, तो सबसे पहले इसमें देखिए गेहूं में क्या पूछ सकता है कि गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये किस राज्य में सबसे प्राचीन अधिकतम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश और पंजाब में। इसमें क्या क्या किस्म है? तो सोनालिका किस्म है, अर्जुन है, कल्याण और सीना पूसा बेकर। कल्याण सीना पूसा बेकर है। फिर है सरबती व सुमेरा। इसमें संबंधित रोग क्या क्या लगता है गेहूं में? तो है पीला रतुआ, भूला रतुआ, खुलाकंड, सीरियल सिस्ट, निमेटोड। ठीक है। फिर अगला है ज्वार। यह एक मोटा अनाज है। ज्वार क्या है? एक मोटा अनाज है जिसको सोरगम कहते हैं। सोरगम एक मोटा अनाज है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है सोरगम बाइकलर है। ठीक है। वल्गर यहाँ पर लिखा गया है, बाइकलर कहा गया। ये अग्रणी उत्पादक राज्य है। ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो है महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया। महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक हो गया। ठीक है। और इसकी जो किस्में हैं, प्रमुख किस्में, वो है CSV 8, CSV 7, CSV 1 और CHS 16। इसके सब इंग्लिश टाइप के नाम हैं ज्वार का। वो है CSV 8, CSV 7, CSV 1, CHS 16 आदि हैं। अगला है बाजरा बोले तो मिलेट। ये भारत और विश्व का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन देश है। देखिए भारत जो है वो विश्व का क्या है? सर्वाधिक बाजरा उत्पादन देश है। कौन? भारत। अब बाजरा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेनिसेटम। क्या है? पेनिसेटम ग्लोकम। बाजरा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पेनिसेटम ग्लोकम। ठीक है। इसका उत्पादन जो है वो उत्पादन अग्रणी राज्य जो है वो है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बाजरा की सर्वाधिक खेती होती है। और देखिए प्रमुख किस्में क्या हैं इसमें? बाजरा की किस्मों में क्या है? सावेरी, मोती किस्म जो है बाजरा की ही है। सावेरी किसकी है? बाजरा की ही है। अब HB3, HB4
HB3 HB4 ये भी किसकी खेती किस्म है, तो बाजरा की है। फिर है बाबापूरी आदि, ये भी बाजरा की है। जूट या पटसन ये क्या है, एक रेशेदार खरीफ फसल है। जूट क्या है, एक रेशेदार खरीफ फसल है। ठीक है, आइए इसके अन्य नाम जानते हैं जूट का अन्य नाम है गोल्डन फाइबर। ठीक है, जूट का अन्य नाम क्या है, गोल्डन फाइबर, यानी इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहते हैं। इसका प्रमुख किस्म जो है वो है मेस्टा। प्रमुख किस्म क्या है, मेस्टा है। अग्रणी उत्पादन राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है, असम है, बिहार है, उड़ीसा है। ठीक है ना। भारत विश्व में भर में जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है। देखिए बाजरा में भी भारत और जूट में भी है। आइए जानते हैं गन्ना को। ये उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय फसल है। उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय फसल है। ये कहाँ कहाँ पर सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ठीक है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम इसका जो है वो है सैक्रम ऑफिसिनेरम। ठीक है। प्रमुख किस्में इसका है CO 410, CO 419, CO 431 आदि है। ठीक है। अगला है कहवा यानी कॉफ़ी जो है ये उष्ण कटिबंधीय रोपण है। क्या है, उष्ण कटिबंधीय रोपण है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कॉफिया अरेबिका है। प्रमुख किस्में जो हैं वो अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया है। प्रमुख किस्में इसके क्या हैं, कॉफ़ी का वो है अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया है। ठीक है। इसके राज्य कौन से राज्य में अधिकता है, तो कर्नाटक है, केरल है, असम है, उड़ीसा। कर्नाटक, केरल, असम और उड़ीसा में कॉफ़ी की ज़्यादा खेती होती है। मक्का को अनाज की रानी भी कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है जिया मेस। क्या है, जिया मेस। ये किस राज्य में है मक्का, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है ना। इसकी प्रमुख किस्में क्या हैं, प्रमुख किस्में हैं गंगा 5, गंगा 11, विजय, जवाहर व विक्रम, IMH 224 इत्यादि मक्का के हैं। भाई ज़बरदस्त यार। ठीक है। फिर है कृषि क्रांतियाँ। आइए जानते हैं कृषि क्रांतियाँ। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इसको जानते हैं। पहला है हरित क्रांति। पहला क्या है, हरित क्रांति। ठीक है ना, हरित क्रांति। आइए जानते हैं हरित क्रांति के सबसे पहले जनक जानेंगे, समय जानेंगे, उसमें कौन फसल हैं, चरण क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। हरित क्रांति, इसके जनक को हम कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, जो ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो MS स्वामीनाथन है। कौन है, MS स्वामीनाथन है। ठीक है। अब इस हरित क्रांति के जो समय जो है वो हैं 1966-67। ठीक है। योजना अवकाश के दौरान। ठीक है ना। अब इसमें फसल क्या है, फसल जो है सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, गेहूं पर पड़ा है। उसके बाद किस पर, चावल पे, यानी गेहूं और चावल पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है। पहला चरण इसमें क्या है कि केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक सीमित। हरित क्रांति का पहला चरण
ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक सीमित रहा। फिर दूसरा चरण जो हुआ वो 1981 से लेकर 95 तक, 1981 से लेकर 95 तक, और इसका विस्तार जो है वो पूर्वी राज्यों बोलो तो बिहार, बंगाल तक किया गया। ठीक है, यानी 1981 से पहले तक ये कहाँ तक था, केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक रहा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी तक रहा। लेकिन जब दूसरा चरण आया यानी 1981 से 95 तक, तो इसका विस्तार पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, बंगाल तक किया गया। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था, इसका उद्देश्य था कि उच्च उपज देने वाली किस्मों, जो बहुत ज़्यादा उपज देने वाली किस्मों हैं, ठीक है, उनकी आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करके, आधुनिक कृषि के जो तकनीकी है और बेहतर सिंचाई का उपयोग करके क्या करना, तो गेहूं और चावल की उत्पादकता में क्या करना, वृद्धि करना होता है। आइए जानते हैं प्रभावित क्षेत्र। आइए जानते हैं क्या चीज़, प्रभावित क्षेत्र। प्रभावित क्षेत्र क्या है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु। क्या है प्रभावित क्षेत्र, क्या है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु है। फिर है सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो स्वामीनाथन द्वारा दी गई अवधारणा के अनुसार, किसके द्वारा, स्वामीनाथन द्वारा दी गई अवधारणा के अनुसार इसका उद्देश्य, सदाबहार क्रांति का उद्देश्य क्या है कि रसायनों के बिना उत्पादन बढ़ाना, रसायनों के बिना उत्पादन बढ़ाना। ये एम.एस. स्वामीनाथन थे, उनके द्वारा ये अवधारणा दिया गया था कि हम लोग बिना रसायन के उत्पादन बढ़ाएंगे। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करना, बचाना। ये किसका उद्देश्य है, सदाबहार क्रांति का यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, अगला है श्वेत क्रांति। क्या है, श्वेत क्रांति बोले तो वाइट रेवोल्यूशन। इसके जनक जो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। इसकी जो शुरुआत है वो वर्ष 1970 है। इसकी शुरुआत कब है, वर्ष 1970 है। उद्देश्य क्या है, श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या है, तो दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करना। किस में बढ़ोतरी करना, जो दुग्ध उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी करना। ये किसकी, कौन सी क्रांति के अंतर्गत है, तो श्वेत क्रांति के अंतर्गत है। इसके लिए क्या हुआ कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास, कौन सा, इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कौन से साल में, तो 1970 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। वो क्या था, ऑपरेशन फ्लड। किसके लिए, श्वेत क्रांति के लिए 1970 में। ठीक है, आइए जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जैसे नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से है। पीली क्रांति तिलहन या फिर सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, इसके लिए है। गोल क्रांति, गोल क्रांति किसके लिए है, आलू के लिए है। रजत क्रांति किसके लिए है, तो अंडा या पोल्ट्री जो फार्म होता है उसके लिए है। सुनहरा रेशा ये जूट के लिए है। रजत रेशा कपास के लिए है। रजत रेशा किसके लिए है, कपास के लिए है। ठीक है, और लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए है। लाल क्रांति किसके लिए है, टमाटर और मांस के लिए है। और बादामी क्रांति जो है मसाले के लिए है। बादामी क्रांति किसके लिए है, मसाले के लिए है। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति किसके लिए है, तो नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति किसके लिए है, तो नदी जोड़ो परियोजना के लिए है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसमें जो देखिए क्या देता है, रजत रेशा कपास हो गया, सुनहरा रेशा क्या हो गया, जूट हो गया। रजत क्रांति देता है सबसे ज़्यादा, तो ये अंडा या पोल्ट्री से। और फिर यहाँ पर लाल क्रांति भी देता है, टमाटर और मांस वाला। फिर देखते हैं किसानों के
लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं, क्या जानते हैं किसानों के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं? जो किसान भाई लोग हैं उनके लिए प्रमुख योजनाएं क्या हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहली योजना जो आ रही है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान। क्या है? पीएम किसान। ये कब लॉन्च हुआ? तो 24 फरवरी 2019 को हुआ। कहाँ से? तो गोरखपुर से लॉन्च हुआ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान। 24 फरवरी 2019 को हुआ। इसका क्या प्रावधान है? तो सभी किसान परिवार को 6,000 हर साल में क्या आर्थिक सहायता के रूप में 2,000 की 3 किस्तों में दिया जाएगा। ठीक है, 3 किस्त मिलेगा 2,000 रुपया हर साल सभी किसान परिवार को। ठीक है, तो ये था क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान। दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY। ये लॉन्च हुआ 18 फरवरी 2016 को। कब हुआ? 18 फरवरी 2016 को। 18 फरवरी 2016 को पीएम फसल बीमा योजना। ठीक है ना। अब पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्या हो गया कि प्रीमियम इसका क्या है कि खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% प्रीमियम किसानों को देना होता है। प्रीमियम देना होता है खरीफ फसल के लिए। ठीक है, और बाकी सरकार देती है। ठीक है ना। अगर खरीफ की फसल आप लगा रहे हैं तो 2% आपको देना रहेगा, बाकी सरकार लगाएगी। रबी के फसल के लिए 1.5% आपको देना रहेगा, बाकी सरकार। और ऐसे बागवानी के लिए 5% आपको, बाकी सरकार। ठीक है। फिर है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉयल हेल्थ कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये कब लॉन्च हुआ? तो लॉन्च हुआ ये 19 फरवरी 2015 को। कहाँ पर? तो सूरतगढ़ राजस्थान। कहाँ पर? सूरतगढ़ राजस्थान में हुआ। ठीक है, सूरतगढ़ राजस्थान में हुआ। और इसका टैग लाइन क्या था? टैग लाइन था स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका उद्देश्य था कि मिट्टी की जांच कर उर्वरकों के सही उपयोग की सलाह देना। मिट्टी की जांच करके उर्वरकों को सही सलाह देना। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अगर आपका है तो आपकी मिट्टी की जांच करके आपको सही सलाह दी जाएगी। ठीक है, ये कब आया था? तो ये 19 फरवरी 2015 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों के बीज, खाद, कीटनाशक के लिए सस्ता ऋण देना। ठीक है, फिर अगला क्या है? ई नाम। क्या है? ई नाम। इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में हुआ। ई नाम की शुरुआत कब हुआ? अप्रैल 2016 में हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य तो कुछ रहा होगा ना। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो देश भर की कृषि मंडियों, यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो देश भर की कृषि मंडियों को एक नेटवर्क में जोड़ता है। क्या करता है? एक नेटवर्क में जोड़ता है। ठीक है, यानी एक राष्ट्र एक बाज़ार के हिसाब से। अब इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY 2015 जो है उसका नारा था क्या कि हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनाम के अंतर्गत। तो एक बार और जान लेते। इनाम में क्या उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो देश भर में कृषि मंडियों को एक नेटवर्क में जोड़ता है। बस।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को किया गया। इसकी कब किया गया? इसकी शुरुआत जो है 12 सितंबर 2019 को किया गया। और ये केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। क्या है? केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। इसमें स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। इसकी स्वैच्छिक और अंशदान के तहत क्या है कि ये आधारित पेंशन योजना है। और योजना की परिपक्वता पर, ठीक है, किसान को 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करता है। और ये कब होता है? जब आवेदक द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर। तब क्या होता है कि 3,000 रुपये हर महीने, हर मासिक पेंशन प्राप्त करता है। अगला है राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसकी शुरुआत हुई अक्टूबर 2007 में। ये सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए, किसके? सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40 के अनुपात में वित्तीय साझाकरण होता है। वित्तीय साझाकरण होता है 60 और 40 के अनुपात में वित्तीय से, यानी 60% केंद्र को और 40% कहाँ? राज्य को साझाकरण होगा। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में यही केंद्र को 90 है और 10 राज्य को रहेगा। ठीक है। अगला जानते हैं महत्वपूर्ण संस्थान फसल और रोग। महत्वपूर्ण संस्थान फसल, तथ्य और रोग जो है इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, क्रॉप फैक्ट्स एंड डिजीज। अनुबंध और संस्थान, कॉन्ट्रैक्ट एंड इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? इसकी स्थापना जो हुआ 12 जुलाई 1982 को हुआ। कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है ना, मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ये ग्रामीण विकास का शीर्ष बैंक है। नाबार्ड क्या है? ग्रामीण विकास का शीर्ष बैंक है। ठीक है। फिर है अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ है? तो चावल, गन्ना और दलहन। चावल का है कटक में, कटक का है तो उड़ीसा। गन्ना का है लखनऊ में, कहाँ? यूपी। दलहन का है कानपुर में, कहाँ पर? यूपी। यानी चावल, गन्ना और दलहन का जो अनुसंधान केंद्र है, चावल का है कटक उड़ीसा में, गन्ना का है लखनऊ यूपी में, दलहन का भी है कानपुर यूपी में। ठीक है। फिर लेते हैं फसलों के कुछ विशेष तथ्य हैं। फसलों के कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। क्या है? मसालों की रानी। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो वह है इलायची को। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची को कहते हैं। फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। ठीक है। गरीबों का सेब क्या है? अमरूद है। गरीबों का सेब क्या है? अमरूद है। प्रोटीन, प्रोटीन तो ये सोयाबीन में सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 40 से 42%। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सोयाबीन में होता है। कितना? लगभग 40 से 42%। फिर है केसर। केसर जिसे जम्मू कश्मीर में होता है। केसर कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। इसका वर्तिकाग्र खाया जाता है। इसका क्या खाया जाता है? वर्तिकाग्र खाया जाता है, जो फूल की तरह ऐसे ऐसे से निकला रहता है वो। लहसुन में गंध। लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो एलिसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एलिसिन के कारण होता है। ठीक है। मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्साइसिन के कारण होता है। लहसुन में गंध किसके कारण? एलिसिन के कारण। किसके कारण? एलिसिन के कारण। और मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण? तो कैप्साइसिन के कारण होता है। नैनो यूरिया। नैनो यूरिया या दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया जो इफ़को ने बनाया है। किसने बनाया है? इफ़को ने बनाया है नैनो यूरिया। ठीक है ना। फिर अगला है क्या?
अगला है पोषक तत्व और रोग। क्या है? पोषक तत्व और रोग। इनके बारे में जानेंगे, पोषक तत्वों के बारे में और रोगों के बारे में। अब देखते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, बस ख़त्म ही है। तो देखिए, नाइट्रोजन की कमी, ठीक है ना। सबसे पहले जानेंगे कि नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ती हैं। नाइट्रोजन की कमी से क्या होती हैं? पत्तियां पीली पड़ती हैं। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ती हैं। और अगर मैग्नीशियम की कमी है तो क्लोरोफिल बनाने के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीशियम क्या है कि क्लोरोफिल बनाने के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम है तो क्लोरोफिल बनाने में काम देता है। तो जिंक क्या है कि इसकी कमी से धान में खैरा रोग होता है। अगर जिंक की कमी है तो कमी से क्या होगा? धान में खैरा रोग होगा। गेहूं का रोग कौन सा होता है? रस्ट। ये क्या है? एक कवक जनित रोग है। गेहूं का रोग जो रस्ट है, ये कवक जनित रोग है। तो एक चीज़ जान लीजिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ती हैं। मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल बनाने के लिए ज़रूरी होता है। जिंक जो होती है, इसकी कमी से धान में खैरा रोग होता है। और गेहूं का रोग जो होता है रस्ट, ये कवक जनित होता है। गन्ना का रोग जो होता है रेड रॉट, ये लाल सड़न के रूप में होता है। कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस है वो कुछ इस प्रकार है। 15 मार्च जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है। 15 मार्च क्या होता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है। 22 मार्च जल दिवस होता है। 22 मार्च क्या होता है? जल दिवस होता है। 23 मार्च जो होता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है। क्या होता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 5 जून क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस होता है। 11 जुलाई क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस होता है। और 16 सितंबर ओजोन दिवस होता है। 16 सितंबर क्या होता है? ओजोन दिवस होता है। 3 दिसंबर होता है कृषि शिक्षा दिवस। 3 दिसंबर क्या होता है? कृषि शिक्षा दिवस। 4 दिसंबर ये कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस है। 4 दिसंबर क्या है? कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस है। 5 दिसंबर ये कृषि मृदा दिवस है, विश्व मृदा दिवस है। फिर है 23 दिसंबर ये किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है भारतीय कृषि क्षेत्र में जुड़े प्रमुख अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि क्षेत्र में जुड़े प्रमुख अनुसंधान संस्थान क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या है? ICAR। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 16 जुलाई 1929 को हुआ। कब हुआ? 16 जुलाई 1929 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली है। कब स्थापना हुआ? 16 जुलाई 1929 को हुआ। संस्थान क्या है? संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR जो है वो भारत सरकार में के कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग यानी DARE के तहत आने वाला एक स्वायत्त संगठन है। अन्य संस्थान क्या है? अन्य संस्थान जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ है? मुंबई। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, डेयरी अनुसंधान कहाँ है? करनाल। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? इज्जतनगर। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ है? मुंबई। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। तो ये ख़त्म हुआ। अब इन सब का जो MCQ होगा एक ही चैप्टर में हम करा देंगे, बड़ा सा लगा।